Please give an energetic and warm welcome Supriya and Shobit. Hi. Hello. How are you doing? Fantastic. Please have a seat. कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने जोश टॉक्स की वीडियोस देखी हैं? सबने देखी है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखी होगी। हाँ। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, कितने लोगों ने इनको आज से पहले देखा है? एक ने। तो आज आप देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि जोश टॉक्स के पीछे की जो टीम है, यानी कि जो फाउंडर्स हैं, उनकी क्या विजन थी कि जिस वजह से जोश टॉक्स इस लेवल पे पहुंच पाया जिस लेवल पे आज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 2014 में हम जोश टॉक्स शुरू कर रहे थे, आपका द बिगेस्ट मोटिवेशनल सेमिनार एवर वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग ऑन द इंटरनेट। एंड कई बारी हमने उसको शायद 5-6 बारी देख रखा है तब भी, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं जोश टॉक्स हमने स्टार्ट किया था। अरे वाह, क्या बात है। और आप दोनों कैसे मिले? तो एक्चुअली हम लोग एक बर्थडे पार्टी पे मिले थे और वहां पे आपका डिस्कशन ये हो रहा था कि हम जोश टॉक शुरू करेंगे। देखो एग्जैक्टली देखो कितने कोई अजीब हो सकते हैं कि बर्थडे पार्टी पे भी 2 लोग मिल रहे हैं और यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग आई थिंक 20 साल के थे। तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है राइट, कि करियर में आगे क्या करें, प्लेसमेंट्स के लिए बैठे या ना बैठे, खुद का बिजनेस शुरू करें या ना करें। तो हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे कि सब लोग इतना कंफ्यूज्ड हैं और कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोगों को डायरेक्शन दे सके। एंड आई थिंक वो 1.5-2 घंटे बस हम एक दूसरे से ही बात करते रहे। उसके बाद काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस वाइट बोर्ड सेशंस में बदल गई और फिर हमने एक अजीब सा लोगो बनाया पहला हमारा, जो एक्चुअली फ्लेम्स होती थी। तो हमने जोश को लिखा और उसके साथ आग लगा दी। एंड वी सेड कि बस यही करना है। आपको था शुरू से कि आग लगानी है। हाँ, ठीक है। Absolutely. आपने जो अपना ये चैनल शुरू किया था वो इंग्लिश में किया था, लेकिन आज की डेट में हिंदी वाला जो आपका चैनल है वो सबसे बड़ा है, उस पे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इंग्लिश वाले पे कम है कंपैरेटिवली। हमने जब इंग्लिश में शुरू किया वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन जो हमारी ग्रोथ हुई वो एक्चुअली हिंदी की वजह से हुई। फिर हमने 6 और रीजनल लैंग्वेजेस में लॉन्च किया, तो मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, बंगाली। तो आज की डेट में जोश टॉक्स 10 लैंग्वेजेस में है। मुझे वो दिन याद है जो स्टार्टिंग वाले थे, इतना डर लगता था कि क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हो। और तब यूट्यूब बड़ा नहीं था जैसे आज है, तो किसी को समझ नहीं आ रहा। हम घर पे भी बात करो, बोल रहे तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जब स्पीकर्स को इनवाइट करना था तो बहुत ही फनी। तो हमारे फर्स्ट स्पीकर जिनको मैंने कोशिश की थी इनवाइट करने की, वो थे पापा सीजे, जो एक बहुत ही बड़े कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो सुप्रिया और मैं क्या करते थे, उनके सारे शोज देख के ना कहाँ पे शोज हो रहे हैं वहां चले जाते थे। अब टिकट लेने के पैसे तो थे नहीं, तो हम क्या करते थे, शो के बाहर वेट करते थे। तो हम 4-5 शोज गए। जो 5वें शो गए ना, वो हो रहा था साइबर हब में, और बाय चांस उस दिन उनका असिस्टेंट नहीं आया था। तो शो के बाद उनको अपना 1-2 बैग खुद उठा के लेके जाने पड़ रहे थे, और सुप्रिया में भाग के गए। हमने एक बैग पकड़ लिया और हमने बोला हम आपको गाड़ी तक ड्रॉप कर देते हैं, हम फैंस हैं। और वो 4 मिनट की वॉक में फ्रॉम द ऑडिटोरियम टिल ड्रॉपिंग हिम टू हिज कार, वी कन्विंस्ड हिम कि आप जोश टॉक्स में आके टॉक। क्या बात है। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास में जगह भी नहीं होगी, ऑफिस भी नहीं होगा, तब तक आपको फंडिंग भी नहीं मिली थी आई थिंक, राइट? नहीं। तो फिर आपने कैसे किया, मैनेज कैसे किया? स्टूडियो, कैमरा सेटअप, ये सब रेंट पे लिया, कैसे किया? एक्चुअली मैं पहले इंडियन टीम के लिए साइकिलिंग करता था, तो मेरे पास एक साइकिल था जो प्रोफेशनल बाइक था, वो मैंने बेचा था। और सुप्रिया कुछ ट्यूशन लेती थी और क्लासेस लेती थी, तो उसने थोड़े बहुत पैसे बचाए हुए थे, तो हमने उसको जोड़ के पहला जोश टॉक्स ऑर्गेनाइज किया। कितने टाइम तक फंडिंग आपने अपनी जेब से लगाई थी? 1-2 इवेंट्स करने के बाद हम लोगों ने ना बार्टर स्पॉन्सर्स लेने शुरू कर दिए थे कि खाना कोई दे देगा, ऑडिटोरियम कोई दे देगा। बट 2020 में हमने एक्चुअली अपना पहला फंड रेज किया था इंस्टीट्यूशनल कैपिटल से। और आपने शुरू कब किया था? 15 में इनकॉर्पोरेट किया था। 2015 में आपने शुरू किया था। आपकी टीम कितनी बड़ी है? आई थिंक अब 200 लोगों के आसपास जोश टॉक्स में फुल टाइम बेसिस पे लोग, फुल टाइम बेसिस पे जोश टॉक्स के। बट मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी जोश टॉक्स एक कंपनी है, उससे ज़्यादा जोश टॉक्स एक मिशन है। एंड द रीज़न दैट वी स्टार्टेड वाज बिकॉज वो एक मिशन बहुत ही स्ट्रांग था। इनफैक्ट जब उस पार्टी पे सुप्रिया और मैं, बर्थडे पार्टी पे सुप्रिया में मिले थे, जो हम 2 ऑब्सेस्ड पागल जैसे लोग थे जो साइड पे बस बातें कर रहे थे कि हम देश कैसे बदलें। मुझे एक यूज़र ने फ़ोन करके मुझे बोला कि जोश टॉक्स ने मेरी लाइफ में क्रांति की है, रेवोल्यूशन, एंड दैट वाज द मिशन ऑफ जोश। सो जितना एक वैल्यूएशन या एक
फंड रेज मायने रखता है कुछ बड़ा करने का, उतना ही आई थिंक मायने ये भी रखता है कि वो संस्था हमने बनाई ही क्यों, उसका पर्पस क्या है इस दुनिया में। जो पहला प्रोडक्ट था वो शायद जोश टॉक्स था, जहाँ पर लोग आके अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। ऑलरेडी जोश टॉक्स का एक सेकंड प्रोडक्ट है जहाँ पर इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारी लाइफ का, वो इंग्लिश है। और फ्यूचर में जाके और भी चीज़ें होंगी वो सारी, और यहाँ पे सपना ये है कि हम वो सारी चीज़ें बनाएं जो इवेंचुअली एक यूथ को जाके अपनी लाइफ में सपोर्ट कर पाए अपना पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि जो इवेंचुअल ड्रीम है वो ये है कि 10 साल के बाद अगर एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा उसके फादर को बोले कि पापा मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो ऑल द सिक्योरिटी गार्ड शुड नीड टू टेल हिज सन इज ऑल यू नीड इज जोश, जोश इन योर हार्ट एंड जोश ऑन योर मोबाइल फोन स्क्रीन। एक्सीलेंट। Q&A सेशन शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये करना स्टार्ट किया तब आपके पास ऑब्वियसली काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी, फेल्यूर्स आए होंगे, तो आपने इस सब से कैसे डील किया? मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ क्वेश्चन को, कि आपने अपनी पूरी जर्नी में जब तक आपने फंडिंग रेज नहीं करी थी तब तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी फेस करी? यानी क्या कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब आगे नहीं हो पाएगा? आई थिंक आज भी वो पॉइंट्स आते हैं। तो ये ना बोलना कि सिर्फ पहले वाले दिनों में फेलियर होता है, आई थिंक हर रोज़ अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, रोज़ उतार चढ़ाव होते हैं और फेलियर तो बार बार ही आता है, बट वो फेलियर से डील करने की क्षमता बढ़ जाती है ओवर टाइम। बट जो पहला आई थिंक हमारा जो फेलियर था ना, जिसमें मतलब रोने निकल गए थे, वो था जब हम लोग लीप कर रहे थे 2016 में, जो त्यागराज स्टेडियम में था। हमें ना कोई ढंग के स्पॉन्सर्स मिल नहीं रहे थे, एंड जो स्पॉन्सर्स थे वो उन्होंने बैकआउट कर लिया 2-3 हफ्ते पहले, और हमारा पूरा इवेंट का लगभग खर्चा था 35-40 लाख रुपए। हमारे बैंक अकाउंट में शायद बचे थे 8 लाख रुपए। हमारे पास प्रोडक्शन वाले को देने तक के पैसे नहीं थे। तब हमने एक हफ्ते पहले तक हम सोच रहे थे कि चलो इसको कैंसिल करते हैं। फिर हमारे एक दोस्त हैं, हम उनको ब्रेकफास्ट पे मिले, उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए ये इवेंट तो करना ही करना है। फिर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी, बट बेसिकली हमने क्या किया कि चलो स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे तो खाने का मेला लगा देते हैं, लोगों को फूड स्टॉल्स बेचते हैं। 60-70 फूड स्टॉल लगे हुए थे, बिकॉज हम लोग 20-20, 40-40 हज़ार जुटा के वो कॉस्ट पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। बट आई थिंक एक चीज़ जो उससे ना, उस पूरे दौरान मुझे एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई कि अगर आप किसी से मदद मांगो ना तो एक्चुअली लोग आपको मदद करते हैं। जो हमारे उस टाइम पे प्रोडक्शन वाले पूरा सेटअप था, उन्होंने आज तक हमसे पैसे नहीं लिए, बिकॉज जब उन्होंने जोश टॉक्स को देखा, जब वो वहाँ आए, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, ये इट्स लाइक कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लिया एंड दिस इज़ इट फॉर मी। मैम, मैं आप दोनों से यही चीज़ पूछना चाहता हूँ, लाइक इतने बड़े लेवल पे आप दोनों काम कर रहे हो, आप दोनों के बीच में कभी ना कभी क्लैश तो हुआ होगा, लाइक कभी ना कभी अभी आते हुए भी हुआ था। क्लैश, लाइक फंडिंग यहाँ डालें, फंडिंग यहाँ डालें, या किसी और को बुलाएं, ऐसा कुछ? क्लैशेस तो हर को फाउंडर्स के बीच में होते हैं, क्लैशेस हर तरह की रिलेशनशिप में होते हैं, घर पे भी होते हैं, राइट। बट आई थिंक जब आपका पर्पस आपके उस क्लैश से ज़्यादा बड़ा हो, जब आपको पता है कि आप किसी मिशन पे काम कर रहे हैं, आपको अपना एंड गोल दिख रहा हो कि हम दोनों उसी रास्ते में चल रहे हैं, तो आई थिंक कि आप चीज़ों को रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं। एंड ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं जब हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, फिर हम लोग ब्रेक ले देते हैं कि चलो ठीक है 30 मिनट बाद मिलेंगे, थोड़ा ठंडा होके। फिर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम लोग दोनों सेम चीज़ ही कह रहे होते हैं, बस वो दूसरे शब्द में कह रहे होते हैं, इसलिए वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बट एक बार आप उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो, थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को और बोलने की वो स्पेस क्रिएट करो, तो अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपकी सबसे लंबी लड़ाई कब तक चली है? मतलब कितने दिन तक चली है या कितने टाइम तक चली है? ऐसा कभी हुआ? आई थिंक वो नियर बाय वाले ऑफिस में हुआ था ना एक बारी। क्या हुआ था? एक बारी लंबी चली एक और ये मैंने देखा है, ये पता है, बड़ा मजेदार। आपको एक पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पर अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, लड़कों को याद नहीं रहता है। मुझे याद ही नहीं रहता। मेरी वाइफ मेरे को कहती है ना, जब मतलब घर पे ऐसा कुछ भी कि भाई ये हुआ था इतने साल पहले, मैंने कहा क्या हुआ था, मेरा भी एक बिल्कुल यही एक्सप्रेशन होता है, क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या, लड़ाई हुई थी, अच्छा। और उसको एग्जैक्ट याद होता है, उसको पूरा वर्ड टू वर्ड पूरी पिक्चर याद है, पूरा वो सारा बता देगी। उस टाइम पे आपने ये कलर के कपड़े पहने थे, ये आपने कहा था, ये फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। मैंने कहा अच्छा जी हुआ होगा, आप कह रहे हो तो सही होगा। हाँ, एनी हाउ आप लोगों ने ऐसा भी कुछ किया होगा कि अपना काम डिवाइड कर रखा होगा, अपना डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड किया होगा ताकि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ही कम हो। ऐसा कुछ किया आप लोगों ने, या
एक ही डिपार्टमेंट को आप दोनों हैंडल करते हैं? सो हमने काफ़ी कोशिश